राम राम। आज मैं किसी संस्था के टेस्ट सीरीज के मेरे लिखे गए कुछ उत्तरों को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ज्योग्राफी का बहुत पहले टेस्ट दिया था कुछ सालों पहले तो रैंडम दिया था और फिर मतलब इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था जल संभर, जैसे कि वाटर शेड है उसकी व्याख्या करनी थी, है ना। और जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। अब एक्चुअली क्या कभी भी हम किसी भी टेस्ट सीरीज दे तो क्या रैंडम क्वेश्चन आते हैं पूरा सिलेबस में से कहीं से भी उठ के, और मैंने तैयारी करनी रखी थी, लेकिन क्या इस तरीके से आंसर लिखा था। तो मैंने क्या लिखा, जल संभर। अब ये मुझे नहीं पता मैंने सही लिखा नहीं लिखा, लेकिन हाँ मेरे माइंड में जो आया मैंने वो लिखा। तो व्हाट इज़ वाटर शेड, तो मैंने लिखा था जल संभर ब्रैकेट में वाटर शेड से तात्पर्य है वर्षा या प्राकृतिक कारणों से प्राप्त जल का विभिन्न तरीकों से संग्रहण। जल संभर प्रबंधन में हम वर्षा, हिमनद या विभिन्न प्रकार से प्राप्त जल का अनेकानेक तरीकों यथा तालाब बनाकर, चेक डैम बनाकर इत्यादि माध्यमों से संग्रहण करते हैं। भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इनके महत्व। अब जैसे मतलब ये क्वेश्चन है ना, इसमें सेकंड पार्ट है। एक्चुअली हर प्रत्येक क्वेश्चन को हमको कई पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो जल संबंध मैनेजमेंट से आप, वाटर शेड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देने हैं। भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इनके महत्व की चर्चा कीजिए। तो मैंने ये लिखा था भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इनके महत्व की चर्चा। अब सर ने कहा था इसको अंडरलाइन करना होता है, तो फिर मैंने अंडरलाइन किया है ना। फिर लिख दिया भारत विश्व की सेकंड विशालतम जनसंख्या वाला देश होने के चलते विभिन्न नदियों से जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि से प्राप्त जल की मतलब 68 नदियों से प्राप्त जल भी नाकाफ़ी साबित हो रहा है। अब फिर मैंने क्या एक एग्जांपल देने का लिखा है ना कि चेक डैम द्वारा नदी जल, जैसे नदी जल जा रहा है, फिर यहाँ पर रैंडम एक चेक डैम का एक डायग्राम बना दिया। तो चेक डैम द्वारा नदी जल, बाढ़ जल की गति कम करने का संग्रहण, मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश करा। सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे माइंड में हिट हुआ था तो मैंने ये बनाया था। फिर मैंने कुछ मैप बनाने की कोशिश करी। तो भारत में पोखर, जोहड़, जैसे ये राजस्थान का हो गया, वाव हो गया, ये इधर गुजरात का कर दिया, तालाब ये साउथ इंडिया में कर दिया ये नक्शा बना के। तो फिर यहाँ पे सर ने कमेंट क्या किया था कि यहाँ पर भारत में जल संसाधन प्रबंधन के लिए चल रही योजनाओं को भी लिखें। मैंने क्या योजना नहीं लिखी थी, तो उन्होंने बताया था कि आपकी योजना मिसिंग है, तो उसमें एक योजना आ जाएंगी हरियाली परियोजना, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी देना होता है। और नीरू बीरू कार्यक्रम है, ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है, उसका एग्जाम्पल देना था, है ना। तो आप फिर इस तरीके से, फिर मैंने क्या लिखा था, भारत में राजस्थान की तरफ मतलब गड्ढे बनाकर जो जल संग्रहण किया जाता है उसे जोहर पोखर कहते हैं। वहीं गुजरात में इसे वाव, एग्जाम्पल रानी की वाव कहते हैं। वहीं दक्षिण भारत में इसे तालाब कहते हैं, मतलब तालाबों के माध्यम से जल संग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से प्रयास किया था, मतलब मन से बना बना के जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख दिया था मैंने। ये क्या था, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था, ये महत्व की चर्चा कीजिए, है ना। जल जल संसाधन प्रबंधन में इनके महत्व की चर्चा कीजिए। तो इस पर मैंने लिख दिया इससे क्या पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। अब क्या कोई भी लिखो तो 1 2 3 4 डालना चाहिए। सेकंड है जल की कमी से निजात मिलता है। तीसरा ये है ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है। मिट्टी की उर्वरकता क्षमता, मतलब उर्वरकता बनी रहती है। पांचवा पॉइंट है मृदा अपरदन में कमी आती है। छठा है जल संसाधन का सदुपयोग हो पाता है। फिर मैंने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। अतः
जल संसाधन प्रबंधन एक बहुत अच्छा प्रयास के तौर पर सामने आया है। इसके द्वारा हम एसडीजी गोल तथा पर्यावरण के प्रति हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य स्वच्छ जल की उपलब्धता की पूर्ति को सुनिश्चित कर सकेंगे। इस तरीके से लिखा और सर ने कमेंट, मेरे को 5.5 अंक मिले। इसका मतलब ये है कि 12.5 में 5.5 अंक मिलना एक अच्छा, मतलब हाँ अच्छा भी होता है काफ़ी, लेकिन इससे और बेहतर भी किया जा सकता है। 6-6.5 नंबर मतलब 50% नंबर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर इतना हम ले पाते हैं तो। और अच्छे की गुंजाइश तो हमेशा रहती ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन था आज हम 2 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, नहीं तो फालतू में लेक्चर बढ़ जाएगा। Illustrate the vertical and latitudinal distribution of temperature in ocean waters along with factors responsible for such a distribution। हिंदी में देखो, महासागर जल में तापमान के ऊर्ध्वाधर और अक्षांशीय वितरण के साथ ही इसके लिए उत्तरदायी कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो फिर मैंने लिखा भाई, जो क्वेश्चन देख के अचानक जितना माइंड में आ पाया, क्या टाइम भी कम होता है हम लोगों को क्या, फिर उसका अकॉर्डिंग ही जितना माइंड में आया उतना जितना रिकॉल कर पाते हैं फटाफट लिखना पड़ता है। नक्शे, चित्र, डायग्राम जो भी है वो लिख देते हैं। तो फिर मैंने क्या लिखा था, महासागर वैसे तो एक दूसरे से संबद्ध हैं, परंतु फिर भी तापमान में इनमें ऊर्ध्वाधर और अक्षांशीय वितरण में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर मैंने डायग्राम बना दिया। अभी सिंपल सा डायग्राम है, जैसे इस तरीके से बना दिया। और फिर ऊपर सन रेस आ रही है, लेकिन वो सूर्य की किरणें, लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, मतलब अंदर की तरफ नहीं जा पा रही। और यहाँ पे खैर इसमें फिगर में तो सही से नहीं दिख रहा, स्कैन करा हुआ है क्योंकि, तो MSL है मीन सी लेवल, तो ऊपर से मीन सी लेवल से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तापमान में कमी देखने को मिल रही है। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये स्लोप हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप, और डेप्थ में हो गया बेंथोस जोन और अबेसल सरफेस। इस तरीके से मैंने डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किया। हालांकि हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखना होता है, इन्हें तो इसके भी थोड़ा अंकों पर प्रभाव पड़ता है। अब मैंने लिख दिया अभी मेरे को जितना आप है। तो हम ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण की बात करें तो सागर की सतह के समीप सूर्य की किरणें पहुंचने से पानी गर्म रहता है, परंतु जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं वहाँ सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती। इस कारण तापमान में कमी देखने को मिलती है तथा ट्रेंचेज, जिसे हम खाई भी कहते हैं, इत्यादि जगह तो बहुत कम तापमान पाया जाता है। अब फिर क्या सर ने क्या कमेंट किया था, हाँ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किया था, ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। इस सतह से नीचे तापमान में तापमान तेजी से गिरता है, तत्पश्चात 1000 मीटर गहराई पर यह लगभग स्थिर हो जाता है। यह ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण को चित्र के माध्यम से ताप प्रवणता को बताते हुए बनाया। मतलब थोड़ा मैं, मेरे को जितना रिकॉल कर पाया, मैं नहीं कह रहा ये सही है, लेकिन हाँ जितना मेरे को आया वो किया। लेकिन हाँ जो कुछ कमी थी वो सर ने यहाँ पे लिख दी थी, मतलब सर या मैडम जिसने भी लिखी थी कोचिंग में वो लिखी थी कि ये कमियाँ हैं। तो फिर मैंने एक नक्शा बनाने के, वर्ल्ड मैप, एक रैंडम भाई टेंटेटिव नक्शा बना दिया जाता है। एशिया बना दिया, हिंद महासागर, भारत में, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से बना दिया। महासागर दिखा दिए, दिखाना होता है जहाँ पे स्कोप मिले वहाँ चित्र बनाना होता है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने लिख दिया अगर हम तापमान के अक्षांशीय वितरण की बात करें तो बंद सागर जैसे लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर का तापमान मतलब वहाँ अधिक है। वहीं भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से तापमान बहुत अधिक। वहीं कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में भी तापमान कम तथा ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुँचने या न पहुँचने के चलते बहुत कम तापमान है ना। तो ध्रुव, फिर मैंने यहाँ दिखा दिया कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन कुछ फिर क्या सारे का मतलब इनका कमेंट आया था, तो कि अक्षांशीय वितरण के कारकों को उदाहरण सहित समझा सकते हैं। कारक ये है, स्थल में जल का असमान वितरण, सेकंड सनातन पवन, तीसरा है घनत्व, चौथा है लवणता, पांचवा है वाष्पीकरण, छठा है संघनन आदि। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा मिसिंग थे इसमें, तो ये भी ऐड ऑन करने के लिए बोला गया था, जिससे और परफेक्ट नंबर मिल सके। थोड़ा मेरे को कम नंबर मिले थे इसमें, पर 4.5 कम नहीं होता, 5 से 6 के आसपास नंबर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 50% नंबर अच्छा स्कोर माना जाता है अगर आप आते हैं तो। फिर मैंने लिखा था
वहीं गर्म महासागरीय धाराओं मतलब तापमान बढ़ा देती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम वगैरह। वहीं ठंडी जलधारा जैसे कनारी वगैरह से के चलते मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अतः फिर मैंने लिखा निष्कर्षतः, क्या लिखा मैंने, अतः सागर का मतलब ऊर्ध्वाधर व अक्षांशीय वितरण अनेकानेक कारकों पर निर्भर रहता है जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। अब लेकिन फिर सर ने क्या कमेंट किया, आपने अपने उत्तर की संरचना को थोड़ा स्पष्ट नहीं बताया गया है, विषय वस्तु की थोड़ी कमी है, प्रस्तुतिकरण में सुधार करें। तो क्या मतलब थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इस तरीके से। लेकिन फिर भी हमें, चलो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अर्थक्वेक वेव्स आर यूज्ड एज एन डायरेक्ट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। व्याख्या कीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझाने के लिए भूकंपीय तरंगों का एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। फिर मैंने एक आंसर लिखा, फिर मतलब भूमिका लिखी कि पृथ्वी जो कि हमें इस सपाट सदृश दिखाई देती है, कि आंतरिक संरचना की बात करें तो यह 63 से 71 किलोमीटर व्यास का एक ग्रह है, जिसके आंतरिक भाग को समझने में भूकंपीय तरंगों ब्रैकेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुए कंपन से मुक्त ऊर्जा जब तरंगों के रूप में गमन करे तो भूकंपीय तरंग कहते हैं इसे, ना, की सहायता से हमें पता लगता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा भूमिका थोड़ी बड़ी लिख दी थी, तो सर वो यहाँ पे लिखा था भूमिका को पैरा छोटा, मतलब छोटा बना है, जहाँ भूकंप तथा भूकंप तरंगों को बता सकते हैं, मतलब छोटा लिखना था, पर मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया था। फिर मैंने ये एक डायग्राम बना दिया कि लिथोस्फीयर सॉलिड होता है जो कि क्रस्ट प्लस मतलब अपर मेंटल से मिलकर बना होता है। फिर एस्थेनोस्फीयर होता है दुर्बलता मंडल, जो पार्शियल मोल्टन स्टेज में होता है। फिर यहाँ अपर मेंटल हो गया। फिर यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहर डिसकंटिन्यूटी बता दी। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच 700 किलोमीटर है ना। फिर लोअर मेंटल अपर कोर जो कि 2900 किलोमीटर के मध्य, यहाँ पे गुटेनबर्ग अशांतता कहते हैं जिसे, डिसकंटिन्यूटी वो पाई जाती है। फिर अपर कोर लोअर कोर के मध्य 5150 किलोमीटर में इंसेलबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसे इंसेलबर्ग अशांतता कहते हैं, वो पाई जाती है। और ये भी बता दिया कि भाई अपर मेंटल पार्शियल मोल्टन है, लोअर मेंटल सॉलिड है, अपर कोर लिक्विड है, लोअर कोर सॉलिड है, और लास्ट में ये 63 से 71 किलोमीटर पे जाके कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं जैसे हिंदी में आंसर लिखा था तो मेरे को हिंदी में लिखना था, ना कि इंग्लिश में, तो सर वो मतलब जिसने भी लिखा था हिंदी का यूज करें। फिर मैंने बता दिया एस तरंग जो लिक्विड में गमन मतलब केवल ठोस में ही गमन करती है ना, और पी तरंग है जो ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती है ना, और स्पीड थोड़ी स्लो बढ़ जाती है इसकी, है ना, तरल में पी तरंग। तो एस एंड पी तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञात करने में उपयोग होता है। जब हम पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाते हैं तो 414 किलोमीटर के पास एस तरंगों की गति धीमी, इसे लो वेलोसिटी जोन LVZ कहते हैं। यह दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर का भाग है। जब हम 2900 किलोमीटर के समथिंग पहुंचते हैं तो वहाँ पर एस तरंग विलुप्त मतलब 2900 किलोमीटर से नीचे जाते हैं तो एस तरंग विलुप्त हो जाती है, वहीं पी तरंग धीमी हो जाती है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। यहाँ पर फिर कमेंट में क्या लिखा था, यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की उपस्थिति पृथ्वी की आंतरिक परतों का चित्र के माध्यम से दर्शाए, मतलब और भी इस तरीके से चित्र बनाना था। फिर मैंने क्या लिखा, अतः यह क्षेत्र तरल अवस्था वाला है जिसे आउटर कोर कहते हैं, तथा फिर 5150 से नीचे पुनः पी तरंग हो जाती है। वो पी तरंग प्रकट मतलब स्पीड बढ़ जाती है ना। पी तरंग प्रकट क्या होती है, मतलब पी तरंग तो किसी स्पीड हो जाती है, कौन सी विलुप्ति होती है। अतः ये क्षेत्र ठोस अवस्था वाला है ना, कोर। और इस फिर मैंने लिखा था नोट, यहाँ जहाँ भूकंप तरंग प्रवेश न करती वह क्षेत्र सैडोजन कहलाता है। अतः हम भूकंप तरंगों के अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं।
तो इसमें मेरे को अंक तो अच्छे मिले हैं, लेकिन और मतलब कंसेप्ट क्लियर तो मैंने बता दिया था इसमें, लेकिन कुछ और अंकों का और प्रेजेंटेशन बेहतर करें तो और अच्छे अंक मिल सकते हैं। हालांकि स्कोर अच्छा है, 5.5 बार मतलब लगभग 50% हो गया। तो क्या करना था, यहाँ स्पष्ट करें कि पृथ्वी के आंतरिक परतों की अवस्था तरंगों के वेग तथा घनत्व के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर भूकंपीय तरंगों का संबंध घनत्व के साथ बताएं। पृथ्वी की गहराई में जाने पर तरंगों के वेग में वृद्धि घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, और उन्होंने लिखा तो अच्छा प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।